आज आप लोग से नाम यानी कि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के बारे में बात करूँगा कि किस तरीके से ये जो मूवमेंट है ये इसकी शुरुआत हुई। तो इसकी जो पृष्ठभूमि है उसे अगर हम समझें तो जिस वक्त कोल्ड वॉर या शीत युद्ध हुई थी तो उस वक्त जो विश्व था वो दो ध्रुव में बंट गया था। ठीक है, एक जो ध्रुव था वो यूएसए के अधीनस्थ था और दूसरा ध्रुव जो था वो यूएसएसआर के अधीनस्थ था। और जितने भी देश थे वो कुछ वेस्टर्न यूरोप के वो अमेरिका के साथ हो गए थे और कुछ जो ईस्टर्न यूरोप के कंट्रीज़ थे वो यूएसएसआर के साथ हो गए थे। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो नए देश बने थे, खासकर एशियाई महा जो सब कॉन्टिनेंट है और लैटिन अमेरिका से और अफ्रीका से, उन्होंने आपस में ये तय किया था कि हम किसी भी ध्रुव के साथ नहीं जुड़ेंगे क्योंकि जो औपनिवेशवाद था वो हम पे बहुत ही हावी था और इसके कारण हमारे बहुत ही नुकसान हुए थे। तो हम नहीं चाहते कि किसी भी ध्रुव के साथ जुड़कर अपनी जो संसाधन है वो कहीं दूसरे देश में उपयोग में लाए जा सके। तो जितने भी नए देश बने थे जो उपनिवेशवाद से छुटकारा पाकर, उनका ये एक ही मकसद था कि किस तरह जो उनके देश के संसाधन हैं वो उनके लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग हों और आपस में जितने भी नए देश हैं वो किस तरह शांति से रहें और एक दूसरे को व्यापार में सहयोग करें, एक दूसरे को आर्थिक मदद करें क्योंकि उस वक्त आर्थिक स्थिति लोगों की अच्छी नहीं थी जब नया देश बना था। तो लेकिन जो विश्व की महाशक्तियाँ थीं वो चाहती थीं कि जो नए देश हैं वो उनके साथ जुड़ जाएं ताकि उनका जो स्वार्थ है वो बरकरार रहे और जो नए देश हैं वो उनके पिछलग्गू बन जाएं, जिससे उनकी जो शक्ति है उसको दूसरे जो ध्रुव है, जैसे अमेरिका चाहता था कि उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा देश जुड़ जाएं ताकि यूएसएसआर के सामने ये प्रदर्शित कर सके कि जो नए देश बने हैं वो उसके साथ समर्थन करते हैं। और जो यूएसएसआर था वो चाहता था कि उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा देश जुड़ जाएं ताकि अमेरिका पर ये दबाव बना सके कि हमारे साथ जो नए मुल्क और नए देश बने हैं वो हमारे साथ हैं। लेकिन इन सब बीच में घाना, इजिप्ट, इंडोनेशिया, यूगोस्लाविया और इंडिया, इनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, जैसे इजिप्ट के नासिर साहब, इंडिया के श्री जवाहरलाल नेहरू, घाना के क्वामी साहब और इंडोनेशिया के सुकार्नो साहब, इनका ये मत था कि हम कुछ आपस में ऐसी बात बनाएं, आपस में कुछ ऐसी पहल करें जिससे जो नए देश हैं वो किसी से ना जुड़ें बल्कि अपनी भलाई और अपने साथ साथ जो नए देश हैं उनकी भलाई पर जोर दें। इसीलिए उनका जो पहला जो अधिवेशन हुआ वो पहले जो बैठक हुई, समिट, पहला जो कॉन्फ्रेंस हुआ, बैठक, वो बांडुंग में हुआ 1955 में। ठीक है, इंडोनेशिया के एक शहर बांडुंग है, उसमें 1955 में एक कॉन्फ्रेंस हुआ जिसमें 39 देशों के राष्ट्र अध्यक्षों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और उनका ये मत था कि हम किस तरह से शांति और आर्थिक जो एक दूसरे को लाभ उस पर जोर दें और बात करें। इससे पहले नेहरू ने पंचशील की बात कही थी जिसमें कहा गया था कि म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर से टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सॉवरेंटी, म्यूचुअल नॉन एग्रेशन, म्यूचुअल नॉन इंटरफेरेंस इन ईच अदर इंटरनल अफेयर्स, इक्वल एंड म्यूचुअल बेनिफिट एंड पीसफुल कोएग्जिस्टेंस। जिसका मतलब है कि सामरिक रूप से एक दूसरे को सहयोग करेंगे, एक दूसरे के जो देश है उसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे, आंतरिक मामलों में दखल नहीं देंगे और एक दूसरे की
एक दूसरे की शांति के लिए आपस में सहयोग करेंगे। तो इसके पहले पंडित नेहरू ने पंचशील 1954 में ये बात कही थी। तो बाद में चलकर जब बात आई नाम की, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, या उसको मूवमेंट इसलिए कहा गया क्योंकि जो प्रशासनिक लिखा पढ़ी थी उससे बचने के लिए उसको ऑर्गेनाइजेशन ना कह के उसको एक मूवमेंट का नाम दिया गया, मूवमेंट का दर्जा गया। लेकिन उसमें महत्वपूर्ण बात ये थी कि जो नए देश बने थे, कॉलोनाइज, जो पहले ब्रिटिश कॉलोनीज थे, जब ब्रिटिश उपनिवेश से ब्रिटिश उपनिवेश थे, उनसे जो नए देश बने थे तो उनमें एक आम सहमति थी कि हम नहीं चाहते कि पुनः जो विश्व की महाशक्तियाँ हैं उनके साथ जुड़ के अपने हित को उनको समर्पित करें। क्योंकि जब उपनिवेशवाद था तो किसी भी राष्ट्र का अपना हित नहीं था, हित उन्हीं का था जो उन पर हुक्म करते थे। तो इसी को संज्ञान में लेते हुए 1961 में पहला कॉन्फ्रेंस हुआ नाम का, जो कि बेलग्रेड यूगोस्लाविया में हुआ। उसमें 25 देशों ने सम्मिलित हुए। तो उनका जो एजेंडा या उनकी जो मुख्य बातें क्या थी कि स्टेट विलिंग टू ज्वाइन द नाम मस्ट फॉर्मुलेट एन इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी एम एट एस्टैब्लिशिंग कोऑपरेशन अमॉन्ग नेशन स्टेट। तो जो भी देश नाम से जुड़ना चाहता है, नाम मतलब नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट से जुड़ना चाहता है, वो अपनी स्वतंत्र विदेश नीति अपनाए और जो नए देश बने हैं उपनिवेशवाद से उनको आपस में सहयोग करें। इट शुड सपोर्ट इंडिपेंडेंस एंड राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन ऑफ एवरी नेशनलिटी। साथ ही साथ वो इस बात को भी जोर दें कि जो एक प्रदेश की, एक देश की स्वतंत्रता है, उसकी आत्म पहचान है कि वो छोटा हो बड़ा हो, लेकिन उसको वो बिल्कुल इज्जत दे कि हाँ उसका खुद का एक अधिकार है, खुद की एक पहचान है कि वो एक देश के रूप में दूसरे देशों के बीच में पहचाना जाए। भले ही वो देश छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन जो राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन ऑफ एवरी नेशनलिटी वो मानना होगा जो भी नए देश नाम से जुड़ेंगे। इट शुड नॉट बी ए मेंबर ऑफ एनी मिलिट्री अलाइंस। जैसे कि मैंने बताया कि उस वक्त शीत युद्ध का समय था और दो मुख्य ध्रुव थे, दो ही ध्रुव थे, बाकी जितने सारे देश थे वो या तो अमेरिका से जुड़े हुए थे और या यूएसएसआर से जुड़े हुए थे। अमेरिका ने दो तरह के प्लान बनाए थे, एक था ट्रूमैन्स डॉक्ट्रिन और एक था मार्शल प्लान। तो मार्शल प्लान के तहत अमेरिका ने जो यूरोप के पश्चिमी यूरोप के कुछ देश थे उनको आर्थिक मदद पहुंचाने के लिए मार्शल प्लान बनाया था और ट्रूमैन्स डॉक्ट्रिन बनाया था। उसके बाद 1949 में अमेरिका ने नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन की गठन की स्थापना की। इसके तहत जो देश यूएसए के साथ नहीं होंगे उनके खिलाफ लड़ाई करने के लिए और सैन्य बल तैयार करने के लिए नाटो की स्थापना की। इसमें जो यूएस के साथ जितने भी देश सम्मिलित थे वो अपने सेना भेजते थे ताकि जो यूएसएसआर के जो भी देश हैं उनके साथ युद्ध करने थे। उसके बदले में जो यूएसएसआर था उसने वार्सो पैक्ट बनाया सन 1955 में। तो आप देखें कि जो यूएसए है वो अपने हित के लिए जो उनके साथ जितने पहले उसने आर्थिक मदद की जो देश पिछड़े थे पश्चिमी यूरोप के, उसके बाद उन देशों को कहा कि आप जो है सैन्य शक्तियाँ लगाइए नाटो में और उसके सदस्य बनिए ताकि हम यूएसएसआर को हरा सकें। और उनके जो, क्योंकि वो भी चाहते थे यूएसएसआर की उनकी जो विचारधारा है कम्युनिज्म वो आगे बढ़े और जो यूएस है वो चाहता था कि कैपिटलिज्म जो है विश्व में हावी हो। तो इन्होंने अपने सैन्य जो है ताकत को बढ़ावा करने के लिए नेटो का गठन किया। ये नेटो में जो भी दूसरे देश के सैन्य अधिकारी, जो सैन्य शक्तियाँ थी अमेरिका के साथ जो जुड़े हुए वो उसके साथ जुड़े हुए थे। तो हर एक जो देश थे उनकी खुद की स्वतंत्र सैन्य शक्ति थी और उन्हीं में से कुछ नेटो में आते थे।
तो नेटो अमेरिका की खुद की सैन्य शक्ति नहीं है, उनमें अमेरिका के सैन्य शक्तियां हैं और साथ साथ उनके साथ जितने जुड़े हुए थे जैसे फ्रांस, जैसे यूके, तो उनके जो सैन्य शक्तियां हैं, उनकी जो सैन्य जो ताकत है वो उसके साथ जुड़े। इसी तरह वार्सो पैक्ट के साथ जो यूएसएसआर के साथ जो जितने जो देश थे, खासकर पश्चिमी पूर्वी यूरोप के देश, वो उसके साथ जुड़ गए। फिर चौथा पॉइंट ये आता है, इट शुड बी, ये मैं बात कर रहा हूँ बेलग्रेड समिट में जो 10 बिंदुओं आए उसके बारे में। 5 बिंदु हैं। इट शुड if any country enters into a bilateral or regional military alliances, such agreement or alliances must not be created out of conflict of big power। अगर कोई देश द्विपक्षीय या बहुपक्षीय संधि करता है किसी देश से, तो उसमें किसी बड़ी शक्ति की भूमिका नहीं होना चाहिए और कोई संघर्ष से उत्पन्न नहीं होना चाहिए वो द्विपक्षीय। क्योंकि देखिए, कोई भी देश जो है वो स्वतंत्र है द्विपक्षीय या बहुपक्षीय संधि करने के लिए किसी और देश से। वो भले ही नाम का सदस्य हो, लेकिन वो चाहे तो किसी गैर नाम के सदस्य देश के साथ संधि कर सकता है आर्थिक मदद के लिए, व्यापारिक हित के लिए। लेकिन उसमें ये शर्त रखा गया कि जितने भी नाम के सदस्य होंगे, सदस्य देश होंगे, वो किसी भी बड़ी शक्ति के साथ उस बात पर संधि नहीं करेंगे कि जिससे कुछ तनाव हो और जो नए देश हैं उनको हानि पहुंचे। इफ़ ए कंट्री अलाउ एनी फॉरेन मिलिट्री बेस ऑन इट्स सॉइल, अगर कोई नाम का जो सदस्य देश है किसी बड़ी शक्ति को अपने यहाँ सैन्य ठिकाना बनाने के लिए इजाज़त देता है, स्वीकृति देता है, सच बेस मस्ट नॉट बी क्रिएट आउट ऑफ द कन्फ्लिक्ट ऑफ बिग पावर, तो वैसी सैन्य ठिकाना दो बड़े देशों के बीच में तनाव उत्पन्न करने वाला नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर मान लो कि किसी भी नाम के सदस्य देश ने अपने यहाँ की ज़मीन किसी बड़े जो वैश्विक देश को ठिकाना बनाने के लिए दिया, तो जो दूसरा ध्रुव का जो देश है, जैसे मान लो अमेरिका को दिया, तो यूएसएसआर बोलेगा कि भाई आपने ठिकाना बनाया तो हमें भी अपनी वहाँ पर ठिकाना बनाने के लिए कुछ तो इस तरह से तनाव उत्पन्न होंगे। क्योंकि वो तो सदस्य देश न इस ध्रुव का है ना उस ध्रुव का है, लेकिन वहाँ पर उसने ज़मीन दे रखा है, बेड़ा दे रखा है, ताकि उनके सैन्य अधिकार, उनकी जो सैन्य जो शक्तियाँ हैं वहाँ पे अपना सामान उतार सकें। तो शर्त ये रखी गई कि किसी भी हाल में जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के जो सदस्य देश होंगे वो किसी भी बड़ी शक्ति को अपने यहाँ सैन्य ठिकाना बनाने नहीं देंगे, और इस बात का खास जोर देंगे कि किसी भी तरह से तनाव उत्पन्न ना हो, और जो नए देश हैं, जो सदस्य देश हैं, उनको किसी भी तरीके से परेशानी ना हो, उनकी आंतरिक सुरक्षा बरकरार रहे, उनके आर्थिक हित में किसी तरह से कोई दखल ना हो, और उनकी जो सामाजिक और स्वतंत्र पहचान है, चाहे वो देश छोटा हो या बड़ा हो, वो बिल्कुल अक्षुण्ण रहे, उसे किसी तरह से नुकसान ना पहुँचे। तो हम आगे चल के देखते हैं कि 2008 में जो नाम है उसमें 101 सदस्य बन गए। देखिए, जो संयुक्त राष्ट्र है वहाँ पे विश्व के जितने भी देश हैं वो सब एक एक सदस्य के रूप में वहाँ पे नामित हैं और वहाँ पे अपनी बात रखते हैं। लेकिन उसके बाद जो नाम है वो एक ऐसे समय पे उभर कर आया जहाँ पर विश्व जो था 2 ध्रुवों में बटा हुआ था, और जो नए देश थे उनके लिए संयुक्त राष्ट्र के अलावा कोई ऐसा मंच नहीं था जहां से वो अपनी बात रख सकते कि हाँ, विश्व में शांति चाहिए, विश्व में निशस्त्रीकरण चाहिए, डिसआर्मामेंट चाहिए, जिससे लड़ाई झगड़े कम हो। क्योंकि पूरा विश्व 2 विश्व युद्ध देख चुके हैं, प्रथम विश्व युद्ध और दूसरा विश्व युद्ध, और देख चुके हैं कि जापान में जब द्वितीय विश्व युद्ध के समय में अमेरिका ने परमाणु बम गिराए थे उनके 2 शहरों हिरोशिमा और नागासाकी में, तो कितना नुकसान हुआ था, कितनी जनमानस की क्षति हुई थी। तो इन सब को संदर्भ में रखते हुए जो नए देश थे वो नहीं चाहते थे
कि हम किसी भी ध्रुव के साथ हों और विश्व में अशांति फैले और विश्व में जो शस्त्रों की जो जो शस्त्रों की खरीद फरोख्त है और परमाणु हथियारों का जो प्रसार प्रचार है उसको बढ़ावा मिले, तो वो शांति के प्रचार में यकीन रखते थे। क्योंकि ये पहली बात यह है कि वो खुद नहीं चाहते थे कि उनके जो संसाधन है वो सैन्य शक्तियों में लगे। उनका संसाधन उनके लोगों के विकास में पहले ज़्यादा जोर देने की बात आई। क्यों? क्योंकि उनका जो देश जो बना है नया, वो बहुत सालों तक उपनिवेशवाद के चंगुल में फंसा रहा, उपनिवेशवाद के जंजीरों में जकड़ा रहा। तो जो नया देश बना, जितने भी नए देश बने, वो चाहते थे कि पहले उनका खुद का विकास हो, उनके व्यक्तियों को अच्छे से अच्छी नौकरी मिले, उनके देश में आर्थिक तरक्की हो और साथ ही साथ जो नए देश हैं उनके आस पास पड़ोसी, उनकी भी तरक्की हो। तो उन्होंने आपस में सहयोग देना उचित समझा और इस बात को विशेष जोर दिया कि किसी भी बड़ी शक्तियों को हम अपने यहाँ पे किसी भी तरीके के दखल नहीं अंदाज देंगे, हम उनसे मदद लेंगे। देखो, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का ये मतलब नहीं है कि हम उनसे कट के रहेंगे। उसका मतलब ये था कि हम किसी भी मुद्दे को, अंतर्राष्ट्रीय पटल पर किसी भी मुद्दे को हम उसके मूल्य पर आंकेंगे कि हाँ, हमें उसकी मदद करनी चाहिए, हमें उसकी समर्थन करने चाहिए कि नहीं। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का ये कतई मतलब नहीं है कि हम बिल्कुल कट के रहेंगे विश्व से और हम दो ध्रुवों के बीच में कभी भी सहयोग की गुंजाइश को नकार देंगे। नहीं, सहयोग करेंगे, लेकिन हम उनकी जो सैन्य शक्ति है या उनके जो बीच में आपस में झगड़े हैं, उनको कभी भी हम समर्थन नहीं करेंगे। अगर हमें आर्थिक कुछ चीज़ें चाहिए तो हम उनसे बात करेंगे कि हाँ, हमें आर्थिक मदद दीजिए, उनकी वजह में उन्हें कुछ चाहिए। लेकिन हम सैन्य शक्तियाँ जो हैं, उनकी जो सैन्य जो महत्वाकांक्षाएं हैं, उसको हम कतई समर्थन नहीं करेंगे। और ना ही हम ऐसा चाहेंगे कि हमारे साथ जो नए देश उपनिवेशवाद से निकल कर आए हैं, उनको इस तरह से किसी तरह उन जो बड़े देशों के द्वारा किसी तरह से क्षति पहुँचे। तो शीत युद्ध के बाद 6 नाम समिट हुए हैं: 1952, 1995, 1998, 2003, 2006 और 2009, जिसपे मुख्य रूप से सामाजिक और आर्थिक विकास पर जोर दिया गया। क्योंकि उनके पास जो नए देश थे, उनके पास संसाधन भी नहीं थे और उनके पास पैसे भी नहीं थे, तो उनको संसाधनों के लिए तो बड़े देशों से संपर्क करना ही पड़ रहा था। क्योंकि संसाधन उनके पास थे नहीं, तो संसाधन उन्हीं से आते और आर्थिक मदद भी उन्हीं से मिल रहा था। लेकिन उन्होंने आपस में एक बात पर सभी सहमत हुए कि हम किसी भी प्रकार के विश्व में लड़ाई को, सैन्य कारोबार को समर्थन नहीं करेंगे। और उसी कड़ी में बहुत तरह की बातें निकल कर आई। जैसे जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट को किसी ने कहा कि आइसोलेशनिज्म है, किसी ने कहा नॉन कमिटमेंट है, किसी ने कहा न्यूट्रलिटी है, किसी ने कहा कि न्यूट्रलाइजेशन है, किसी ने कहा यूनिलैटरल एंड नॉन इन्वॉल्वमेंट है। तो तरह तरह के जितने भी चिंतक हुए, खासकर पश्चिमी यूरोप के, उन्होंने नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट को अपने अपने तरीके से परिभाषित किया। उसी कड़ी में स्विट्ज़रलैंड एक देश है जो कि न्यूट्रलिटी को विश्वास रखता है। तो उसने ये कहा कि हम एक संधि करते हैं पूरे विश्व से कि हम ना ही किसी युद्ध में शामिल होंगे और ना ही हम किसी युद्ध में बढ़ावा देंगे। हमारा देश जो है आप सबको सहयोग करेगा, लेकिन एक शर्त पे कि हम किसी भी सैन्य शक्ति को किसी भी रूप में ना मदद करेंगे ना उसका सहयोग करेंगे। तो न्यूट्रलिटी जो कंसेप्ट आया, उसमें प्रमुख रूप से स्विट्ज़रलैंड उस समय उभर कर आया। क्योंकि स्विट्ज़रलैंड एक ऐसा भूभाग है जिसके आसपास ऐसे देश हैं जो इतिहास में युद्ध में शामिल हुए थे और जो आर्थिक रूप से ताकतवर थे और उनके पास परमाणु शक्तियाँ भी थी। तो स्विट्ज़रलैंड नहीं चाहता था कि वो किसी भी ऐसे गुट के साथ जुड़े जिससे तनाव बढ़े, जिससे उनकी जो संसाधन है वो लड़ाई झगड़े में लगे और जिससे उनके जो स्वाभाविक उनका जो पहचान है उसको किसी तरह से क्षति पहुँचे।
आगे चल के हम देखते हैं कि जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की जो नीतियां हैं और जो उनके उद्देश्य हैं, उसमें समय समय पे अंतर्राष्ट्रीय पटल पे जैसे जैसे बदलाव आते गए, जैसे जैसे शक्तियों की विघटन होते गए, अ, उसी तरह से उन्होंने भी अपनी जो उद्देश्य हैं उसमें कुछ बदलाव लाए। जैसे जब पूरा विश्व दो ध्रुवीकरण में बटा हुआ था, ध्रुवों में बटा हुआ था, तब तो उनका प्रमुख उद्देश्य ये था कि हम किसी सैन्य शक्ति के साथ नहीं जुड़ेंगे, हम उन ध्रुवों को सहयोग नहीं करेंगे, हम व्यक्तिगत हम एक देश के नाते हम उनसे संपर्क करेंगे कि अगर हमें कुछ मदद चाहिए तो हम मदद लेंगे, लेकिन उनके जो सैन्य शक्तियों को समर्थन नहीं करेंगे। लेकिन बाद में जब यूएसएसआर का विघटन हो गया सन 1991 में, तब नाम के जो सदस्य देश थे उनके सामने एक चुनौती आई कि अब हम किस मुद्दे को अपनी प्राथमिकता देंगे, क्योंकि पहली प्राथमिकता ये थी कि हम जो जो ध्रुवों को समर्थन नहीं करेंगे और हम अपना खुद से पहचान बनाएंगे। लेकिन जब 1991 में जब ये विघटन हो गया सोवियत यूनियन का और रशिया उसमें से अलग हुआ और कुछ जो दूसरे देश थे वो अलग हुए, यूक्रेन हुए और ये सब हुए, तो उनके जो नाम के सदस्य देश हैं उनके सामने चुनौती आ गई। तो अब उनके पास चुनौती क्या थी? तो उनके पास अब चुनौती ये थी कि सोशियो इकोनॉमिक और इकोलॉजिकल, हेल्थ, एंटी टेररिज्म जैसे मुद्दों को आगे बढ़ाना, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र में जो आम सभा है, जनरल असेंबली है, वो तो एक बड़ा मंच था जहाँ पे सभी सदस्य देश अपनी बात रखते थे और वहाँ पे मुखर होते थे। लेकिन जो नाम के सदस्य देश हैं उन्होंने ये बात को जोर दिया कि उसके अलावा भी हम अपनी स्वतंत्र पहचान बनाए रख सकते हैं, क्योंकि जो आम सभा में है वहाँ पे बात वैश्विक रूप से कही जाती है, लेकिन अगर हमें अपनी जो पहचान है और अपनी जो चुनौतियाँ हैं उसको प्रभावी ढंग से बड़े देशों के सामने रखना है, तो हमें इन मुद्दों को, जैसे मैंने बताया कि इकोलॉजिकल जो पर्यावरण के जो समस्या है, स्वास्थ्य, आर्थिक और सामाजिक जो चुनौतियाँ और जो आतंकवाद से जो समस्या, आतंकवाद की जो समस्या है, उनसे कैसे निपटे विश्व और कैसे विश्व को इन सब चुनौतियों से बचाया जा सके, इस पर जोर दिया गया। जैसे मैंने आपको बताया कि भारत आतंकवाद से बहुत सालों से संघर्ष कर रहा है और बड़े बड़े जितने भी मंच हैं वहाँ भी भारत के जो राष्ट्राध्यक्ष हुए उन्होंने इस बात को जोर दिया कि आतंकवाद एक वैश्विक चुनौती है और उसे सामूहिक रूप से लड़ना चाहिए। तो जो नाम के सदस्य देश हैं उन्होंने इस बात को भी माना कि हाँ, हम आपस में सहयोग करके इन चुनौतियों को लड़ सकते हैं। कुछ और जो नाम के जो उद्देश्य हुए उनमें से था, जैसे मैंने कि सेल्फ डिटर्मिनेशन, आत्म पहचान की बात, नेशनल इंडिपेंडेंस एंड द सोवरेंटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ द स्टेट। जो आप पंचशील जो है, जैसे मैं आपको फिर से बताता हूँ कि पंचशील क्या है, म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर्स टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सोवरेंटी, कि आपसी जो सहयोग रहेगा और दूसरों के जो क्षेत्रफल है उसको उसमें दखल नहीं देंगे और उसकी जो सार्वभौमता है उसको बरकरार रखेंगे। म्यूचुअल नॉन एग्रेशन, दूसरे देश की तरफ युद्ध के युद्ध जैसे स्थिति को युद्ध नहीं करेंगे और युद्ध जैसी स्थिति नहीं उत्पन्न होने देंगे। म्यूचुअल नॉन एग्रेशन, म्यूचुअल नॉन इंटरफेरेंस इन इंटरनल ईच अदर्स इंटरनल अफेयर, जो उनके आंतरिक मामले हैं उनको हम नहीं, उनमें नहीं दखल देंगे। म्यूचुअल एंड म्यूचुअल बेनिफिट, बराबरी और एक दूसरे को पारस्परिक मदद करेंगे और पीसफुल को एग्जिस्टेंस, जो मिलजुल कर रहेंगे। तो इन बातों को ही आगे बढ़ा के जो नाम के सदस्य देश थे उन्होंने अपनी जो भूमिका थी और अपने उद्देश्य थे उसको परिभाषित किया। फिर उन्होंने बताया कि एक एपेथाइट मतलब रंग भेद, उस वक्त रंग भेद एक बहुत बड़ी चुनौती थी विश्व के देशों के बीच। तो नाम ने अपनी भूमिका को और बढ़ाने के लिए उन्होंने रंग भेद को भी विशेष जोर दिया और रंग भेद के खिलाफ मोर्चा खोला कि कैसे हमारे जो सदस्य देश हैं वो अपने देशों में ये सुनिश्चित करेंगे कि रंग भेद किसी भी प्रकार के द्वारा ना, किसी भी प्रकार ना हो और उनमें जो सामाजिक समस्याएं हैं उनको आपस में मिलके सुलझाएं।
नॉन एडहरेंस टू मल्टीलेटरल मिलिट्री, जैसे मैंने पहले बताया कि किसी भी सैन्य शक्ति और सैन्य जो भी गुट हैं उनमें शामिल नहीं होंगे। फिर एक बात आई थी कि न्यू कॉलोनिज्म, पहले जो एक उपनिवेश था फिर न्यू कॉलोनिज्म आया, जैसे जैसे अमेरिका ने ट्रूमैन डॉक्ट्रिन और वॉर्स ये बनाया, ट्रूमैन डॉक्ट्रिन और मार्शल प्लान बनाया, तो जितने भी पश्चिमी यूरोप के देश थे उनको आर्थिक मदद पहुंचा के उनको अपने साथ जोड़ा। तो नाम के सदस्य देश चाहते थे कि हम किसी भी देश के साथ उसके साथ जुड़ें, उनके साथ संधि करें, लेकिन अपने हित को ना दबाएं और एक ऐसे मंच पर साझा करें अपने हित को जिससे उनका हित भी सुरक्षित रहे और सहयोग भी बना रहे। कहने का मतलब ये है कि अगर हम उनसे आर्थिक मदद ले रहे हैं तो हम उनसे झुककर या हम उनकी शर्तों को सहज स्वीकार नहीं करेंगे। अगर वो शर्त रखते हैं हमें आर्थिक मदद देने के एवज में, तो हम उसको अपने देश के आंतरिक जो मामले हैं, अपने देश के जो लोग हैं उनको ध्यान में रख के रखेंगे। हम किसी भी स्वार्थ के कारण या किसी भी दबाव में, अंतर्राष्ट्रीय दबाव में कोई ऐसी संधि नहीं करेंगे, आर्थिक मदद नहीं लेंगे जिससे जो नए देश हैं वो फिर से गुलाम बने या फिर से उनके यहाँ आर्थिक तंगी आए। तो इस बात पर विशेष जोर दिया गया कि नाम के जितने भी सदस्य देश थे वो स्वतंत्र थे किसी भी देश के साथ संधि करने के लिए, किसी भी देश के साथ वार्ता करने के लिए, पर उनको ये खास जोर दिया गया कि वो किसी भी सदस्य देश किसी भी दूसरे देशों के साथ ऐसे कोई भी संधि नहीं करेंगे जिनसे वो वापस से गुलाम बने या वापस से उनके यहाँ आर्थिक चुनौतियाँ उत्पन्न हो। फिर निशस्त्रीकरण, जैसे कि मैंने बताया कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो हथियार की खरीद फरोख्त थी उसको बहुत बढ़ावा मिला। तो जो सदस्य देश थे नाम के वो नहीं चाहते थे कि उनके जो संसाधन हैं, हाँ उनकी जो सैन्य शक्तियाँ हैं खुद की, उनके लिए तो ज़रूरी था कि भाई कुछ हमारे जो क्षेत्रफल है और हमारी जो ज़मीन है उसकी रक्षा के लिए हमारी सैन्य शक्तियाँ मजबूत हों, लेकिन वो आत्म सुरक्षा के लिए था, वो किसी देश को अटैक करने के लिए या किसी देश में लड़ाई करने के लिए नहीं था। तो वो इस बात को तो जोर देते थे कि हाँ हमारी जो खुद की जो सैन्य शक्ति है वो मजबूत हो, वो ताकतवर बने, लेकिन वो आत्म सुरक्षा के लिए बने, ना कि किसी दूसरे देश को उकसाने के लिए या यहाँ वहाँ युद्ध करने के लिए। और आप इस बात को देखिए कि संयुक्त राष्ट्र के बाद जो भी मंच है उसमें नाम का जो मंच है वो बहुत ही महत्वपूर्ण रहा, और वहाँ पे ऐसे देश आए, ऐसे देश जो वहाँ पर अपनी बात उन्होंने रखी, जो आर्थिक रूप से बहुत ही कमज़ोर थे और वो नहीं चाहते थे कि किसी भी वजह से उनकी जो आर्थिक स्थिति ख़राब है वो और ख़राब हो। वो इसी बात पे जोर देते थे कि अगर वो खुद से प्रयास करेंगे और सहयोग करेंगे दूसरे देशों के, तो उनकी जो आर्थिक तंगी है वो बहुत हद तक कम हो सकती है और वो विकास जो है वो हासिल कर सकते हैं। लेकिन बाद की चुनौतियाँ ऐसे होने लगी कि जैसे सोवियत रशिया का विघटन हुआ और भारत को तकनीक के मामले में बहुत सहयोग चाहिए था, क्योंकि भारत जिस भूभाग में है उसके आसपास के जो देश हैं उनके साथ युद्ध हुए। आपको पता है कि पाकिस्तान के साथ युद्ध हुए, फिर चीन ने हमला किया। तो ऐसे संदर्भ में भारत की जो सैन्य शक्ति थी खुद की, वो उतनी सक्षम नहीं थी कि वो भारत की जो क्षेत्रफल है उसको बचा के रख सके। इसलिए उनको तकनीक चाहिए थी ताकि उनकी जो सैन्य शक्ति है उसको आधुनिक बनाया जा सके, उनको और हथियार दिया जा सके
और उनमें एक आत्मविश्वास जगाया जा सके, क्योंकि चाइना के साथ वो युद्ध हारे थे। तो इसीलिए भारत ने रशिया के साथ संधि की, मित्रता संधि की, और उनसे उन्होंने मदद ली, तकनीक की मदद ली, आर्थिक मदद ली, नाम के सदस्य होने के बावजूद, जिससे कहीं ना कहीं बाद में चलकर नाम की जो प्रारंभिक उद्देश्य थे उसमें भारत कुछ हद तक अपनी जो प्रभावी भूमिका नहीं निभा सका। क्योंकि भौगोलिक दृष्टि से अगर देखें तो भारत शांति चाहता था अपने पड़ोसी देशों के साथ, लेकिन राजनीतिक हालात ऐसे नहीं रहे, जिस कारण से राजनीतिक हालत वैसे नहीं रहे जैसे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू चाहते थे। और पाकिस्तान के साथ युद्ध हुए, चीन के साथ युद्ध हुए। तो इसी संदर्भ में भारत ने मैत्री का हाथ बढ़ाया रशिया की तरफ। रशिया ने भी उसको भारत को तकनीक के रूप में मदद की, और भारत की जो सैन्य शक्ति थी वो आधुनिक बनने में अग्रसर हुई। तो हम आगे चल के ये देखते हैं कि जो नाम के जो सदस्य देश थे और उनकी जो शिखर वार्ताएं होती थी, उसमें दूसरे मुद्दे जो वैश्विक पटल पे थे, जैसे कि गरीबी, जैसे कि आर्थिक विकास, जैसे कि व्यापार, जैसे कि जो आतंकवाद की चुनौती है, तो इन बातों पे ज़्यादा जोर दिया गया, बजाय इसके कि हम किस देश के साथ संधि करते हैं, आर्थिक संधि करते हैं, किस देश के साथ हथियारों का खरीद फरोख्त करते हैं। क्योंकि बदलते स्वरूप में कुछ देशों को ये ज़रूरत पड़ाई कि वो अपने सैन्य शक्तियों को और विकसित करें और आधुनिक बनाएं। इसलिए ना चाहते हुए भी भारत हुए, कुछ अन्य देश हुए, वो तो उस वक्त जो शक्तियाँ थी उनके साथ संधि करने लग गई, ताकि उनको हथियार मिल सके, उनको तकनीक मिल सके, उनके यहाँ पे आर्थिक विकास हो सके। तो इसी संदर्भ को हम देखते हुए कह सकते हैं कि भारत आगे चलकर नाम के साथ जो सदस्यता थी वो सिर्फ नाम मात्र की रही, और उसने अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए, विकसित करने के लिए उन देशों की मदद ली, उन देशों के साथ सहयोग किया, उन देशों के साथ संधि की जो पहले वो नहीं करना चाहता था। उससे ये हुआ कि हमारे यहाँ आर्थिक तरक्की हुई, हमारे जो कुछ उद्योग और कुछ कल कारखाने थे वो थोड़े और आगे बढ़े, उनमें नई ऊर्जा आई, और हमारा जो विकास दर था वो आगे बढ़ा। शिक्षा के क्षेत्र में जो कुछ रशिया थे उसने मदद की, कुछ हमारे यहाँ जो देश के नामी गिरामी संस्था हैं वहाँ पे रशिया ने मदद की। हमारा जो इंडियन एयरफोर्स है उसको आधुनिक बनाने में रशिया ने बहुत मदद की। हमारे यहाँ जो टैंक हैं उनको विकसित करने में रशिया ने बहुत मदद की। फिर बाद के सालों में भारत ने अमेरिका की तरफ भी रुख किया और अमेरिका से भी सहयोग लिया। इसमें प्रमुख है परमाणु निशस्त्रीकरण, जो सिविल न्यूक्लियर डील है। उसमें भी हम ये देखते हैं कि भारत किस तरह से अपने यहाँ ऊर्जा की ज़रूरत को पूरा करने के लिए अमेरिका के साथ भी मित्रता करता है। आज भी भारत नाम का सदस्य देश है और उसके मंच पर मुखर है, लेकिन साल 2016 में जो साल 2016 में जो वार्ता हुई उसमें भारत के प्रधानमंत्री ने हिस्सा नहीं लिया। तो ये कह सकते हैं कि कहीं न कहीं जो नाम की भूमिका है भारत की विदेश नीति में वो उतनी मुखर अब नहीं है जितना पहले थी, और दूसरे मुद्दे जो हैं
वो कहीं ना कहीं अब अ, आगे ये जो 2016 में वो वेनेजुएला में हुआ था, जहाँ पे भारत के प्रधानमंत्री नहीं गए थे। भारत से कोई दूसरे सदस्य, मतलब भारत का ही कोई दूसरा व्यक्ति वहाँ पर गया था, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री वहाँ नहीं गए थे। तो हम इस बात को समझें कि वैश्विक पटल को ध्यान में रखते हुए, वैश्विक चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए, भारत की जो आंतरिक मामले हैं और भारत की जो एक देश के रूप में जो ज़रूरतें हैं, आर्थिक ज़रूरतें हैं, फिर सैन्य ज़रूरतें हैं, उनको ध्यान में रखते भारत ने कहीं न कहीं समझौता कर लिया जो उसके मूल सिद्धांत थे नाम के, उनके साथ। ऐसा उसने इसलिए नहीं किया कि वो किसी तरह से जो सदस्य देश थे उनको अपमानित करना चाहता था या अपने लक्ष्य से भटक गया नाम, क्योंकि जो नाम की जो नींव रखी थी वो भारत के ही प्रधानमंत्री ने दूसरे देशों के साथ मिलकर रखी थी। लेकिन उनमें ये बात निकल कर आई, चूँकि देश के रूप में भारत को आर्थिक विकास की ज़रूरत थी, भारत को सैन्य शक्ति के रूप में आगे बढ़ना था, क्योंकि उसने अपने पड़ोसियों के साथ युद्ध किया था, काफ़ी जान माल का नुकसान हुआ था। और चीन जो था बराबर धमकी भी दे रहा था और आक्रमण करने की रणनीति भी बना रहा था कि कैसे भारत को पीछे छोड़ा जाए और कैसे पाकिस्तान की मदद से भारत को घेरा जाए। तो इन सब को ध्यान में रखते हुए भारत के पास कोई विकल्प नहीं था, बजाय इसके कि वो दूसरे बड़ी शक्तियों के साथ संधि करे, वार्ता करे और अपने यहाँ पे सैन्य ताकत बढ़ाए, अपने यहाँ आर्थिक विकास करे। तो नाम की जो पृष्ठभूमि है उसको अगर आपको समझना है तो ये देखना होगा कि नाम जब बना था तो उस वक्त उनके पास मुख्य यही उद्देश्य थे कि किस तरीके से जो सैन्य शक्तियाँ हैं और जो विश्व ध्रुव में बटा हुआ था उनको मदद नहीं करना, स्व विकास करना और अपने साथ जो नए देश बने थे उनको सहयोग करना। लेकिन बाद में जैसे जैसे विश्व पटल पर आर्थिक और राजनीतिक चुनौतियां बदलती गई, सदस्य देशों ने अपने यहाँ पे, क्योंकि जो नए देश थे वो आपस में मदद कर सकते थे, लेकिन आर्थिक रूप से वो इतने सबल नहीं थे कि एक दूसरे को मदद कर सकते, ना ही तकनीक के मामले में इतने सुदृढ़ थे कि वो एक दूसरे की मदद कर सकते थे। कुछ व्यापारिक समझौते हुए, कुछ वैचारिक आदान प्रदान हुए, लोग एक दूसरे के यहाँ गए आए, लेकिन आर्थिक रूप से सैन्य शक्तियों के रूप में कहीं ना कहीं वो इतने सक्षम नहीं थे कि दूसरे देशों को मदद कर सके। तो जो देश थे जिनकी ये ज़रूरत पड़ गई कि उनको देश के रूप में अगर रहना है, क्योंकि युद्ध में काफ़ी नुकसान होता है और युद्ध ये नहीं देखता कि कौन देश शांति प्रिय है, कौन देश हथियार चाहता है, कौन देश दूसरे देशों के साथ मित्र है। युद्ध तो सिर्फ ये दिखता है कि सामने वाला मेरा दुश्मन है और मेरे पास जितने हथियार हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए दुश्मन को नुकसान पहुंचाने के लिए। तो इन्हीं बात को ध्यान में रखते हुए भारत के जो नीति निर्माता थे उन्होंने भी इस बात को जोर दिया कि भारत को संधि करनी चाहिए रशिया के साथ और अपने सैन्य शक्तियों को बढ़ावा देना चाहिए, अपने आर्थिक तरक्की के लिए यूएस के साथ हाथ बढ़ाना चाहिए, अपने परमाणु ऊर्जा, अपने जो औद्योगिक ऊर्जा, अपने जो यहाँ पे जो ऊर्जा है उसकी ज़रूरत के लिए जो यूनाइटेड नेशंस ये अमेरिका है उसके साथ सहयोग करना चाहिए। और जो नए देश बने उपनिवेश के बाद उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा जिन जिन मुद्दों पर सहयोग हो सके उन मुद्दों पर सहयोग करें। तो वर्तमान में नाम की स्थिति ये है कि जो नए देश उपनिवेशवाद के बाद हुए उनके साथ भारत सहयोग करता है, पर भारत ये भी सुनिश्चित करता है कि अगर ज़रूरत पड़े तो जो विश्व की शक्तियां हैं जैसे अमेरिका, जैसे फ्रांस, जैसे कि रशिया, उनके साथ संधि या वार्ता करने में झिझक नहीं करता। तो ये बहुत ही बात खुलकर आ गई है कि जितने भी देश हैं वो अपना स्वतः विकास तो कर ही रहे हैं,
लेकिन साथ में उन देशों का भी समर्थन कर रहे हैं, वैचारिक रूप से भी समर्थन कर रहे हैं, और जहाँ तक हो सके आर्थिक रूप से भी मदद करते हैं। लेकिन खुद के विकास के लिए वो बड़े देशों के साथ सहयोग करने में, बड़े देशों की मदद लेने में नहीं चूकते। तो आपको ये बात समझनी होगी कि नाम की जो प्रासंगिकता है वो अब धीरे धीरे कम हो रही है, लेकिन पूर्ण रूप से कम नहीं हुई है, क्योंकि ऐसी अभी भी बहुत सी चुनौतियां हैं, जैसे कि मैंने बताया आतंकवाद, जैसे कि गरीबी, जैसे कि आर्थिक मदद, जैसे कि पर्यावरण, जो कि विश्व पटल पे बातें कही जाती हैं लेकिन उतनी मुखर रूप से नहीं आती। और जो भी विकासशील देश हैं उनके लिए नाम अभी भी एक ऐसा मंच है जहाँ पर वो सामूहिक रूप से अपनी बात कह सके, एक सहयोग बना सके आपस में, ताकि जो बड़े मंच हैं जैसे संयुक्त राष्ट्र, वहाँ पर अपनी बात को पुरजोर रूप से कह सके और अपनी बात को प्रभावशाली तरीके से रख सके, जिससे कि उनका और विश्व का भला हो और मानव जाति जो है वो शांति की तरफ अग्रसर हो। धन्यवाद। आपको किसी भी तरीके से परेशानी हो या किसी भी तरह से कोई प्रश्न पूछना हो तो आप कृपया बेझिझक पूछें।